हेलो स्टूडेंट, हमने कंप्लीट कर लिया है डाइवर्सिटी यूनिट जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम ये टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे जिनमें है मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, और फिर स्पेसिफिक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे जैसे रूट के टाइप क्या होते हैं, रूट के स्ट्रक्चर में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और रूट अपने मेन फंक्शंस के अलावा और कौन कौन से फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड रहती है और कौन कौन से फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में हम फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन, सपोर्ट और भी कुछ टाइप की स्टडी करेंगे। तो हम एक एक चीज को स्टडी कर रहे हैं, आप अच्छे से समझते जाए। यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाऊंगा, तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठना और हर पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है पहले उसके फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो वो फ्लो चार्ट जरूर ऐड करें यहाँ पे, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स, कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स या कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। अब एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या? मतलब ये कि एक प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट एक्सेट्रा, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, इनका उस प्लांट में अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन किस तरह का है, इनकी शेप साइज क्या है, इन सभी के बारे में इस प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन सभी की शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना मॉर्फोलॉजी होता है। और सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, ह्यूमन्स के लिए या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। क्योंकि प्लांट में एक्सटर्नल अपीयरेंस में ये सारी चीजें दिखेंगी, तो इन सभी का ओरिएंटेशन, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इन सबको स्टडी करने का मतलब मॉर्फोलॉजी स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन होगी मॉर्फोलॉजी। उसके बाद व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट। हमने चैप्टर का नेम डाला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आप क्वेश्चन की फॉर्म में नोट में जरूर ऐड करें। द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। इसी में फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में फ्लावर स्टेम से बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है। और प्लांट का वो डिवीजन जिसमें फ्लावर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। आप एग्जाम्पल मस्टर्ड का, रोज का, मैंगो, नीम, इन सभी का दे सकते हैं जिनमें फ्लावर्स बनते हैं। इसका मतलब ये सब एंजियोस्पर्म्स हैं और इस चैप्टर में हम इन एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में सारे पार्ट किस तरह से लगे होते हैं, क्या उनकी शेप है, क्या उनके डिजाइन है, किस तरह का ओरिएंटेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटे। तो सबसे पहले ये सेकंड वाला समझ में आ गया। थर्ड, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। हमने डाइवर्सिटी चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि 2 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, उनमें पहला आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल।
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ओल्ड टाइप का है, क्लासिकल सिस्टम है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर दिया गया था। जबकि अब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहे हैं उनमें ऑर्गेनिज्म की सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, सारे इंटरनल कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया जाता है, तब उनको क्लासिफाई किया जाता है। ये इसलिए था क्योंकि पुराने टाइम में इतने टेक्निक्स डेवलप की नहीं कि उनके एनाटॉमी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को, डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जीन इन सबको स्टडी किया जा सकता। इसलिए पहले वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे जैसे लीनियस था या एरिस्टोटल का, वो सब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है, जिनमें मेन बेसिस क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। आपने फ्लावरिंग प्लांट देखे होंगे बहुत सारे, तो मैं यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट बना रहा हूँ मस्टर्ड का। आप भी जरूर इसका डायग्राम बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी से बना लेना, मैं यहाँ पर रफ स्केच बना रहा हूँ। मस्टर्ड के प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर का पार्ट बनाया है स्टेम, और स्टेम में प्रेजेंट होती है नोड और इंटरनोड। ठीक है, तो स्टेम का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अगर किसी सैंपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, उसमें अगर आप नोड्स और इंटरनोड्स देख लें तो ऑब्वियसली ये प्लांट का स्टेम ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटरनोड और ये हो गई नोड। ठीक है, इन नोड्स और इंटरनोड से निकलती है लीफ, और इन नोड और इंटरनोड से डेवलप होते हैं बड। लीफ के बेस पर होती है ये है बड, जो फ्यूचर में फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन भी करती है। ये तो हो गई फ्रूट और सीड। इस तरह के फ्रूट्स होते हैं मस्टर्ड के अंदर, किसी ने ध्यान से देखा हो तो सरसों में जो फली आती है वो फली बना रहा हूँ, पोट बना रहा हूँ, वो इसका फ्रूट है, और ये है बड, ये है बीज। नोड और इंटरनोड मिलकर बनाते हैं स्टेम, ये है फ्रूट, और फ्लावर का बंच लगता है टॉप पर, ये है फ्लावर। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, बड, ये ग्राउंड के ऊपर वाला जो सारा पार्ट है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, ठीक है। और ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम में तो रूट्स का नेटवर्क जो ग्राउंड के नीचे है, और शूट सिस्टम में स्टेम के अलावा लीफ, बड, फ्लावर, फ्रूट ये सब मिलाकर आता है शूट सिस्टम। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डायग्राम है, आप एनसीईआरटी बुक में से बना लिया अच्छे से। तो पार्ट मैंने आपको समझा दिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्ट होते फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये सारी हो गई। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो है, और उनके सिस्टम पार्ट, ओके। उसके बाद अगला है द रूट। आपने पढ़ा है पहले रूट के बारे में कि प्लांट में रूट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बिलो द ग्राउंड। कौन सा सिस्टम बनाती है, रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम के अंदर रूट सिस्टम का प्लांट में क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहले द रूट। रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, सोइल के अंदर वाला पार्ट, जो कि प्लांट के लिए क्या क्या काम करता है।
प्लांट के लिए वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए वाटर की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, उन सबको एब्जॉर्ब करता है, खींचता है सॉइल से। ठीक है। सेकंड, प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करता है। एंकरेज का मतलब ये होता है कि सॉइल के अंदर एक जगह फिक्स करता है प्लांट। ठीक है, तो फिक्स करने का काम रूट्स का होगा। थर्ड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो रूट में बन के प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, लीफ में, स्टेम में, और वहां पर जाकर उन लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, बड, इन सभी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपने 10th क्लास में पढ़े हुए भी हैं। इनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये सब। तो ये सबका सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। और फोर्थ, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप अलग अलग पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो 4 फंक्शन आपको लिखने हैं। एंकरेज, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन, एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। रूट, प्लांट के अंदर टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, तो मैंने जो बताया था ना फ्लो चार्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये तो लिखे थे फंक्शन, अब लिखा हूँ टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स आएंगे? टैप रूट सिस्टम, फाइबर रूट सिस्टम, और थर्ड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ओके। जब सीड से जर्मिनेशन के बाद एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो सीड में होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में होते हैं 3 मेन पार्ट, कोटिलिडन, रेडिकल और प्लूम्यूल। ठीक है, इन सभी का अपना फंक्शन है। कोटिलिडन का फंक्शन, जब सीड जर्मिनेट होकर छोटे प्लांट का फॉर्मेशन करेगा तो उस दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है, कोटिलिडन का फंक्शन। रेडिकल का फंक्शन, जब सीड जर्मिनेट होता है तो सोइल के नीचे रूट्स जाती हैं, वो रूट्स का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है। और प्लूम्यूल का फंक्शन, जब एक सीड जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है तो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन, यानी कि स्टेम का फॉर्मेशन कौन करता है? प्लूम्यूल करता है। ठीक है, तो प्लांट के सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के होते हैं 3 पार्ट, रेडिकल, प्लूम्यूल और कोटिलिडन। रेडिकल रूट डेवलपमेंट, प्लूम्यूल शूट डेवलपमेंट, और कोटिलिडन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, तो ये रूट जो कि रेडिकल से डेवलप होती हैं वो तो है टैप और फाइबर, और प्लांट के रेडिकल को छोड़कर किसी और पार्ट से अगर रूट डेवलप हो तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे नोट, इसमें लिख देना प्राइमरी रूट फॉर्म ब्रांचेस बिलो द ग्राउंड एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary root, full stop. Next point, this network of root system is that root system which occurs in dipole plant and becomes woody. ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा डाइपोल प्लांट। तो डाइपोल प्लांट में ये बात आप ध्यान रखिए कि जो मेन रूट निकली है वो हमेशा रहती है, और उसके साइड में रूट की बहुत सारी और ब्रांचेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और उन ब्रांचेस में से और भी ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो है प्राइमरी रूट, ये है सेकेंडरी रूट,
सेकेंडरी से भी आगे निकल रही है, ये है टर्शरी रूट। तो इन सभी के नेटवर्क को ही हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, जो डाइपोल प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि मेन जो प्राइमरी रूट बनती है वो शॉर्ट लाइफ होती है। शॉर्ट लाइफ का मतलब ये है कि जब रेडिकल से ग्रो करके बनती है तब तो प्राइमरी रूट होती है, बाद में उससे इतने सारे फाइबर अराइज हो जाते हैं कि फाइबर्स का एक नेटवर्क बन जाता है, ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ फाइबर्स का एक नेटवर्क बन जाता है। इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। ये मोनोकोट में होती है। तो भले फाइब्रस हो या फिर टैप रूट सिस्टम हो, बनते तो सीड के रेडिकल से। इसका मतलब ट्रू रूट्स तो यही है दोनों टाइप की, डाइकोट में ये और मोनोकोट में ये। डाइकोट में टैप, मोनोकोट में फाइब्रस। डाइकोट में प्राइमरी जो रूट निकलती है वो परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ होती है, यहाँ पर प्राइमरी शॉर्ट लाइफ होती है। यहाँ पर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और टर्शरी का भी नेटवर्क बनता है, यहाँ फाइबर्स का नेटवर्क बनता है बस। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम ट्रू है। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होता है, जो कि रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होता है, उसको हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम मोनोकोट एंड डाइकोट किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इनकी डेफिनेशन लिखें, इनका एग्जाम्पल लिखें और ये डायग्राम में जरूर बनाएं। तो ये तो रूट फाइबर, इसलिए इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में एक डायग्राम आप नहीं वैसे बना था, स्वीट पोटैटो जो होती है, शकरकंदी होती है, शकरकंद बोलते हैं उसको वैसे, वो एक रूट है लेकिन ट्रू रूट नहीं है, फॉल्स रूट है एडवेंटिशियस, क्योंकि वो रेडिकल से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए वो। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट बनाएंगे। टाइप ऑफ रूट सिस्टम ये कंप्लीट हुआ, जो मैंने आपको 3 टाइप का बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रीजन ऑफ रूट। रूट को, एक रूटेड प्लांट को आप उखाड़ के देखें, मोनोकोट और डाइकोट को। अगर किसी प्लांट के अंदर स्टेम बूटी है जिससे फर्नीचर वुड बनाई जा सकती है, वो तो होता है डाइकोट। और जिसमें स्टेम बिल्कुल नॉन बूटी है, बिल्कुल लाइट है, जैसे ग्रास का स्टेम हुआ, उससे हम फर्नीचर नहीं बना सकते, वो एक मोनोकोट है। अगर मोनोकोट होगा तो जब आप निकालेंगे तो वहाँ फाइबर ही फाइबर निकलेंगे, और डाइकोट होगा तो वहाँ पर मोटी मोटी रूट्स निकलेंगी। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, रूट सिस्टम को देखकर बता सकते हैं कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। अगर सिंगल कोटिलिडन हुआ उसके एंब्रियो में, तब 2 मोनोकोट होगा, और ज्यादा कोटिलिडन 2 कोटिलिडन हुए तो वो होगा डाइकोट। रीजन ऑफ रूट, जब एक रूट को निकालते हैं सोइल में से तो उसके अलग अलग पार्ट हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग पार्ट में क्या क्या है देखें आप। जोन बने हुए हैं 3, जो बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड से जस्ट नीचे लेवल पर जो दिखेगा वो तो है जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये वाला ये जो पार्ट है ये है जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें रूट हेयर होते हैं ना, रूट हेयर, इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन।
ये वाला रीजन है जोन ऑफ इलोंगेशन। ये वाला रीजन है मेरिस्टेमेटिक जोन। और सबसे नीचे जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रूट कैप। तो डायग्राम में जो किए गए हैं रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में अलग अलग पार्ट हैं और उनका अलग अलग फंक्शन है। सबसे नीचे सोइल में सबसे अंदर की तरफ जो है वो है रूट टिप। फंक्शन ऑफ रूट टिप इज टू प्रोटेक्ट soft meristematic zone where continuous circulation is going on। मेरिस्टेमेटिक जोन में ऐसे सेल्स होती हैं जो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, नई नई सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती हैं। तो रूट कैसा फंक्शन हुआ इसको प्रोटेक्ट करने का, मेरिस्टेमेटिक जोन का फंक्शन हुआ कंटिन्यूसली सेल्स को डिवाइड करके सेल्स का नंबर इंक्रीज करने का। जोन ऑफ इलोंगेशन का मतलब है कि रूट को इलोंगेट लेंथ में इंक्रीज करवाने का काम है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स धीरे धीरे होकर डिफरेंशिएट होने लगते हैं। ये जोन ऑफ इलोंगेशन का है। और जोन ऑफ मैच्योरेशन मतलब वो रीजन रूट का जिसमें रूट एयर्स होते हैं, जिनकी मदद से प्लांट सोइल में एनकरेज प्रोवाइड करता है और सोइल में से वाटर मिनरल्स इन सभी का एब्जॉर्ब भी करता है। तो चार जोन होंगे, क्योंकि आप फंक्शन समझ लीजिए, एनसीईआरटी बुक में से आपको लिखने हैं रूट कैप प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन contains continuously divided cells which give rise to new cells. Elongation zone increase in length of the root. Maturation zone contains root hairs which provide entrance and absorb water minerals from the soil। ठीक है, ये फंक्शन हुए, ये रीजन हुए रूट की। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम आपको बनाना है और फंक्शन भी सारे लिखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट मैंने वहाँ पर लिख दिए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ क्या फंक्शन क्या क्या थे। फर्स्ट, एंकरेज ऑफ प्लांट इनटू सॉइल। सेकंड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स। थर्ड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड। ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट का मतलब ये है कि प्लांट रूट के जो मैंने ये चार फंक्शंस बताए, ये तो सभी प्लांट में कॉमन है, ये फंक्शन तो किसी भी प्लांट की रूट परफॉर्म करेगी ही। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर रूट कोई और फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई भी हो सकती है। मतलब इन चार के अलावा कोई और फंक्शन अगर रूट परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब वो उस रूट का कोई मॉडिफिकेशन हुआ कि नॉर्मली तो रूट ऐसा काम नहीं करते, लेकिन इस प्लांट में ये काम भी कर रही है, इसका मतलब वो मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो पहला मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज मतलब कुछ प्लांट के अंदर लार्ज अमाउंट में फूड को स्टोर करके रूट्स हो जाते हैं, स्वोलन और मोटी मोटी रूट्स हो जाती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर करने के कारण। तो इनके दो टाइप हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें प्यूर रूट जो कि रेडिकल से डेवलप होती हैं, वो फूड स्टोर करने लग जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होकर फूड स्टोर करने लग जाती है। ध्यान रखना, ये मॉडिफिकेशन है रूट के, मेन फंक्शन में बता चुका हूँ, अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अदर देन मेन फंक्शन। ठीक है, ट्रू रूट्स जो फूड स्टोर करती हैं उनमें है कैरेट,
गाजर सोइल के नीचे जो रेड कलर की रूट होती है वो फूड स्टोर करके मोटी हो जाती है। रेड मूली, उसकी रूट भी मोटी हो जाती है। सलजम, उसकी रूट भी मोटी हो जाती है। तो रूट के 4 फंक्शन जो सभी प्लांट में होते हैं, इनके अलावा इन प्लांट के अंदर फूड स्टोर करना भी रूट का एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो जाता है। और एडवेंटिशियस रूट में आएगा स्वीट पोटैटो, जिसको बोलते हैं आइकोनियम। शकरकंदी जो आप बोलते हैं, उसके अंदर जो हम पार्ट खाते हैं वो प्लांट की रूट है, लेकिन वो रूट भी ट्रू नहीं है, रेडिकल से डेवलप नहीं हुई, वो एक एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, तो पहला मॉडिफिकेशन का फूड स्टोरेज का जो है। सेकेंड, रेस्पिरेशन। सभी प्लांट की रूट जो सोइल के नीचे होती है वो रेस्पिरेशन भी करती है सोइल के नीचे, क्योंकि सोइल पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है उससे एयर जाती और आती रहती है, ऑक्सीजन वो गेन करते रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं, दलदल वाले इलाकों में ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट में यानी कि दलदल वाले इलाके में ग्रो करने वाले प्लांट की रूट जो सोइल के नीचे होती है और चारों तरफ हमेशा दलदल यानी कि पानी भरा रहता है, तो ऑक्सीजन उनकी रूट तक सोइल को पार करके भी नहीं जा पाती। एक पानी भरा हुआ है, सोइल के पार्टिकल के बीच गैप है नहीं, वहाँ पानी भरा हुआ है, तो उन प्लांट की रूट अलग अलग तरह से उस स्वैम्पी एरिया से बाहर आ जाती है। प्लांट के चारों तरफ छोटी छोटी रूट बाहर आ जाएगी और फिर रेस्पिरेशन करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसी रूट्स जो रेस्पिरेशन के लिए अडेप्टेड हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर्स क्या है? रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड रूट हैं जो हेलोफाइट में प्रेजेंट होती हैं। Adaptation of roots for respiration के लिए अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन रूट का जो होता है वो न्यूमेटोफोर की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, राइजोफोरा, सोनेरेशिया, ये दो प्लांट बहुत बार एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि राइजोफोरा किस तरह का प्लांट है? हेलोफाइट प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये स्वैम्पी एरिया में ग्रो होता है, इसलिए हेलोफाइट। तो दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो हम रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि मेन फंक्शन के अलावा वो सेल का फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसमें है फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन और तीसरा सपोर्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं या लार्ज साइज के होते हैं, उनमें एडवेंटिशियस रूट उसके स्टेम से निकलती हैं, उसकी नोड से निकलती हैं, उसको प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट। जैसे आजकल ग्रो करने वाले ज्वार और बाजरा, आप अगर प्लांट को ध्यान से देखेंगे तो एक लंबे प्लांट के अंदर ये ग्राउंड लेवल है, ये नोड है, लोअर नोड से कुछ रूट इस तरह से निकल आती है। कई जगह से देखते होंगे इस नोड से भी निकल सकती है रूट और इस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि ये हिल के टूट ना रहे। ठीक है, तो इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है ग्रेडियंट, शुगर केन में, बाजरे में, इन सभी के अंदर होता है। इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। ऐसे रूट्स जो कि प्लांट स्टेम के लोअर नोड से निकलती हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको हम स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। और दूसरी प्रोप रूट, जिनको हम
पिलर रूट भी बोलते हैं, प्रोप या पिलर रूट, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कुछ प्लांट में, जैसे बर्गर का प्लांट, बैंगन पे। ठीक है, तो ये रूट का तीसरा मॉडिफिकेशन हो गया सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट के लिए दो टाइप के होंगे, स्टील रूट और प्रोप रूट यानी पिलर। ठीक है, तो हमने रूट के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी कर ली। रूट क्या होती है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम क्या होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। ये था रूट के बारे में। आपका इंतजार से नोट्स बनाने हैं, जो भी एग्जाम्पल है वो इंक्लूड करने हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं 10। तो एक बार इसको क्विकली रिवाइज करवा लेता हूँ, फिर स्टैंड के बारे में बताऊंगा। हमने स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी से, डायरेक्शनल अपीयरेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। In morphology of flowering plants, we will study about the size, shape, structure, color, orientation of flower, fruit, seeds, and leaves on the plant. Which are flowering plants? The plants which produce flowers are called flowering plants. Flower is a modification of shoot or stem, and it is involved in the process of sexual reproduction because it produces gametes, transports gametes, cycle of fertilization, and develops into fruits and seeds. Artificial classification is a classification system which uses morphological characters for classifying the living organism. Artificial classification system involves the classification given by Aristotle and the classification given by Carolus Linnaeus, जो कि सबसे ओल्ड टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, ग्राउंड के ऊपर शूट सिस्टम, ग्राउंड के नीचे फ्रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं नोड्स, इंटरनोड्स, बड, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। रूट सिस्टम के पार्ट होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट। उसके बाद द रूट, इसकी डेफिनेशन होगी, रूट इज द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, plants contain 3 types of root system: tap root system, fibrous root system, and adventitious root system. Tap and fibrous root systems develop from the radicle of the plant, and tap root system occurs in dipole. Tap root system contains persistent primary root which develops the branches which are secondary root. Secondary root further form the branches which are called tertiary root. Primary, secondary, tertiary, and quaternary roots combine to form the tap root system. Next is fibrous root system. Fibrous root system occurs in monocots. In monocots, the primary root is sword-like and forms thousands of fibers around it and forms the fibrous root system. Example, monocot. Third, adventitious root system. The root system which develops from the part of plant other than radicle are called adventitious root system. Adventitious root system के अंदर example स्वीट पोटैटो हाइपोमिया है, जिसको आप शकरकंद बोलते हैं। फंक्शन ऑफ रूट, रूट के 4 मेन फंक्शन होते हैं: एंकरेज ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, थर्ड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड फॉर फूड स्टोरेज। उसके बाद रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट में क्या क्या आएंगे? 4 मेन रीजन है। सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट टिप, रूट कैप जिसको बोलते हैं। फंक्शन ऑफ रूट कैप इज टू प्रोटेक्ट द soft cells present in meristematic region. Second है meristematic region, the region of the root which contains continuously dividing cells which add new cells and helps in the elongation of the root. Third is elongation region. Elongation region helps in the elongation of the root, contains the cells which are differentiated from the meristematic zone. And last है maturation zone. The zone present just below the ground is maturation zone. It contains root hair. Function of root hair is to absorb water minerals. ठीक है, यह होगा रीजन ऑफ द रूट। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन एंड सपोर्ट। फूड स्टोरेज is the modification of roots in which roots store large amount of food and become swollen. Example is carrot, radish, and turnip. Modification of roots for respiration or gaseous exchange.
form the structure called pneumatophores. Pneumatophores occur in the plant living into hollow into swampy areas, so they are called halophytes. Halophytes के examples हैं Rhizophorus and Laricia. Third type है support provide करते हैं stem को. The supportive roots are of two types, stilt root and prop root. Stilt root present in plants with long stems which provide additional support and grow from the lower node of the stem. Okay, example of stilt root is maize, sugarcane, etc. And example of prop root is banyan tree. Large plant is supported by the root hanging from the branches of the stem. ठीक है, ये हुआ रूट के बारे में. उसके बाद है दैट स्टेम. द स्टेम. ठीक है, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे हम. Stem is a part of the plant which develops from the plumule, and identification of the stem may be by help of node and internode. मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर नोड और इंटरनोड होती है वो स्टेम होता है. स्टेम के फंक्शंस क्या क्या हैं देखो ध्यान से सुनो. फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. सेकंड, स्टेम is medium for transport of water, minerals and the products of photosynthesis. Third, stem develops branches and leaves of the plant. Fourth, stem in some plants may be adapted to perform some other function. ठीक है, तो स्टेम के ये मेन फंक्शन हो गए, प्लूम्यूल से ये डेवलप होता है. ठीक है, फ्लावर भी एक स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है जिसमें हमें नोड्स और इंटरनोड्स मिलती हैं, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं. स्टेम इन मेन फंक्शन के अलावा प्लांट में स्टेम मॉडिफाइड होता है अलग अलग पर्पज के लिए. ठीक है, तो स्टेम के मॉडिफिकेशन और उनके एग्जांपल ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इस लेक्चर में ये था, तो आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम जो हेडिंग करेंगे उससे पहले के सारे नोट बनाने हैं विद डायग्राम. बस वो डायग्राम मत बनाना है एस्पेरेगस, टर्निप, कैरेट, रेडिश ये सब मत बनाना, न्यूमेटोफोर वाला बनाना. ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम कंप्लीट अभी स्टार्ट किया है हमने, तो ये टेस्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. तो नेक्स्ट मंथ के लास्ट में आपके मिड टर्म एग्जाम भी हैं जिनके लिए सिलेबस जितना भी हो जाएगा वो सारा ही आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल चैप्टर. सेल से लेकर और लास्ट तक का जितना कंप्लीट हो जाएगा वो सारा ही उसका सिलेबस रहेगा. तो आप अच्छे से इन वीडियोज को बार बार देखकर अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करके टॉपिक पर पकड़ बनाएं. होमवर्क मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, फिर भी होमवर्क बहुत कम लोग डाल रहे हैं या फिर वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं. ये आपके लिए बहुत ही गलत बात है, आप ऐसा नहीं करें. वीडियो डेली देखें, होमवर्क कंप्लीट करें और ग्रुप में पोस्ट भी करें. ठीक है, किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उसकी थ्योरी सॉल्व की जाएगी. और डाउट क्लास का सेशन भी होगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं. आज हिंदी में डाउट क्लास भी होगी. ठीक है, तो आप सभी प्रिपेयर रहें, सभी रिवाइज करते हुए चलें और सभी होमवर्क भी सेंड करते हुए चलें. ओके, लगता है सभी को समझ में आ रहा है, इसलिए आपकी कोई थ्योरीज भी नहीं है, या फिर ऐसा है कि कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे हैं, या फिर बहुत गलत है फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी की तरह बंदोबस्त करनी हो. आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये सेशन और ये एग्ज़ाम तो होने ही है, भले ही लॉकडाउन इतना लंबा है. तो आप कोशिश करें कि आप इस टाइम को कंज्यूम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएँ, अपने घर पर रहें, किसी के भी संपर्क में आने से बचें, बीमारी को फैलने से बचें. ठीक है, तो आई होप सभी समझदार हैं कि 11th क्लास में हो गए हैं. इतना समझाना काफ़ी है कि आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है 11th 12th क्लास का. अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेस वीक रह जाएगा, बेस वीक रह जाएगा तो आगे परसेंटेज नहीं बनेगी, और परसेंटेज नहीं बनेगी तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएंगे. कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये वर्क करें और वर्क स्टैंड भी रेगुलरली करें.
ठीक है। नोट आप पॉइंट की फॉर्म में ही बनाए करो, पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखा करो। डायग्राम को अच्छे से बना के वो सारे पार्ट लेबल करें, ठीक है। और किसी में लगता है कि डायग्राम के पार्ट के फंक्शन भी मैं इसी में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो ये अच्छी बात है, उसमें ही लेबल करके उसके फंक्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी लाइनें, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखें, शॉर्ट में लाइनें लिखें, पॉइंट लिखें, ताकि बाद में पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आता है। ओके, थैंक यू।